दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के हैं। ठीक है, लगभग 30 के करीब में क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको हर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, और कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे कि आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि ज्योग्राफी है। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 में साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 में सारे क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के हैं और टेस्ट नंबर 5 में सारे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के हैं। यानी कि ये अभी तक जो टेस्ट पेपर चल रहा है सेक्शनल टेस्ट पेपर चल रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। तो हम लोगों ने जो पहला टेस्ट देखा था वो हिस्ट्री का था, है ना। फिर उसके बाद दूसरा ज्योग्राफी का है, तीसरा साइंस, चौथा पॉलिटी, पांचवा एनवायरनमेंट। इसके आगे का मैं बता दूंगी 5 के बाद कि 6वां टेस्ट पेपर किस सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग 5 तक का ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्विभाजन का कारण कौन सी पर्वत श्रेणी है। बताना है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है भारत में जब भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो किस पर्वत श्रेणी की वजह से 2 भागों में बढ़ता है यह आपको बताना है। 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी की वजह से या हिमालय पर्वत श्रेणी के पास जैसे ये आता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है ये जेट स्ट्रीम। जैसे हिमालयन रेंज पड़ता है, पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो ये 2 भागों में कुछ इस तरह से एक तिब्बत की ओर चला जाता है, एक हिमालय के उत्तर की ओर चला जाता है और एक हिमालय के दक्षिण की ओर दक्षिण में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड आपका एल्यूमिनियम संयंत्र दिया हुआ है, दूसरे साइड राज्य, यानी कि कौन सा एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, लेकिन इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही नहीं है। तो रेणुकूट जो है, रेणुकूट आपका उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है आपका। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, दूसरा भी सही है। रत्नागिरी इसमें दिया है गुजरात, तो रत्नागिरी गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में। रत्नागिरी एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अंगुल ध्यान रखिएगा, अंगुल एल्यूमिनियम संयंत्र ओडिशा में है। ओके, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और दूसरे साइड राज्य, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़े बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते और ऐसे आंसर करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, तो ये सही सुमेलित है। एराविकुलम केरला में है, तो ये भी सही सुमेलित है। कुद्रेमुख जो है कर्नाटका में है, तमिलनाडु में नहीं। कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटका में है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। और डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसा कि डेजर्ट से ही समझ में आ रहा है कि राजस्थान में ही होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, अगला है तांबा खनन क्षेत्र दिया है और दूसरा राज्य की किस राज्य में स्थित है। तो तांबा खनन क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तांबा खनन क्षेत्र की बात करें तो खेतड़ी है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है पहला खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है भाई, राजस्थान में है। मलाजखंड मध्य प्रदेश में है। रखा कहाँ है भाई, झारखंड में है। और बेलाडीला की खान बहुत प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला का खान कहाँ है भाई, छत्तीसगढ़ में है। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, खेतड़ी राजस्थान, मलाजखंड मध्य प्रदेश, रखा झारखंड, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में। तो इसका क्रम क्या बन जाएगा, इसका क्रम बनेगा 2 3 4 1। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि यह ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से प्रभावित होती है। दूसरा, इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु छोटी
और शीत होती है, जबकि शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक शीत होती है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन सही है। जैसा कि आपको ध्यान समझ में आ रहा है, ध्रुवीय जलवायु, अब ध्रुवीय क्षेत्र की बात हो रही है। इधर साइड आप देखेंगे ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस ध्रुवीय क्षेत्र में या ध्रुवीय कटिबंध में आप देखेंगे कि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। यहाँ पे पवनें जो हैं आकर के नीचे की तरफ बैठती हैं, जिससे कि हाई प्रेशर का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो ध्रुवीय जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु की बात करें तो ध्रुवीय जलवायु ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र की बात हो रही है, ध्रुवीय जलवायु की बात हो रही है, तो ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से प्रभावित होगा। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है क्योंकि पवनें हैं आकर के नीचे बैठती हैं, नीचे बैठने की वजह से ये हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। आपको पता होगा लो प्रेशर, जब पवनें ऊपर गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, लेकिन जब पवनें ठंडी होकर के नीचे आकर के बैठती हैं तो हाई प्रेशर का निर्माण होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में सेम ऐसा ही होता है। तो ये जो ध्रुवीय जलवायु है ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से प्रभावित होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, तो दूसरा कह रहा है कि इस जलवायु में, अब क्योंकि ध्रुवीय जलवायु है, यहाँ पे पवनें आकर के ठंडी पवनें आके नीचे बैठ करके हाई प्रेशर का निर्माण कर रही हैं। तो भाई अगर हाई प्रेशर का निर्माण कर रही है तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, गर्मियों में भाई बहुत ही छोटी, गर्मियों में गर्मियाँ जो होती हैं, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। आप देखेंगे गर्मी का मौसम यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए होता है, और वो भी जैसे हम लोग यहाँ अपने साइड रहते हैं तो गर्मी में एकदम भयानक गर्मी पड़ती है, एकदम पसीने से हम लोग भीगे रहते हैं, बाहर निकलते हैं एकदम धूप, इतनी कड़क धूप। और कहीं भी भारत में आप देखेंगे कि गर्मियों में एकदम भीषण गर्मी पड़ती है और ठंडों में भी बहुत भयानक ठंड पड़ती है, एकदम भयानक भी नहीं लेकिन हम लोग के हिसाब से बहुत ठंड पड़ती है ऐसा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ध्रुवीय जलवायु में यहाँ की जो गर्मी का मौसम है ना, यहाँ पे भी ठंड ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो ठंडी के मौसम में जो ठंड पड़ती है उसके अपेक्षाकृत थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, अपेक्षाकृत गर्म होता है, लेकिन ठंड रहती है, शीत रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, यहाँ पे छोटी होगी। एक तो पहला कि ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, छोटी होगी, कम समय के लिए गर्मी पड़ेगी। दूसरा कि शीत होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठंडों में कैसा होगा, एकदम अत्यधिक ठंड, बर्फ ही बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ बिछा हुआ है, बर्फ ही बर्फ, बर्फबारी हो रही है। अब ग्रीष्म ऋतु में बस थोड़ा सा ये होता कि जो ठंडों में इतनी बर्फबारी हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी, अपेक्षाकृत यहाँ पे बहुत कम पड़ेगी, लेकिन तब भी शीत ऋतु ही रहेगी, ठंड ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग एकदम गर्मी में पसीने से भीग जाएंगे जैसे हम लोग को होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत होती है। शीत ऋतु जो है यहाँ का ठंडी का मौसम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, लंबे समय के लिए ठंड पड़ती है और अत्यधिक शीत होती है। हम लोगों की क्या है कि 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने भयानक ठंड पड़ती है, उसके बाद मौसम नॉर्मल हो जाता है। गर्मी का ड्यूरेशन हम लोग क्या थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ऊर्ध्वाधर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में कि अगर हम वायुदाब की बात करें तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वायुदाब कम होगा या ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वायुदाब ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वायुदाब ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं, यानी कि घट तो रहा है, ऊंचाई के साथ घट रहा है लेकिन कोई फिक्स दर नहीं है कि हाँ, एक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तापमान में कि 165 मीटर हर एक 165 मीटर पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो ये तापमान का है, लेकिन वायुदाब में इस तरह का नहीं है कि जैसे जैसे हम कोई फिक्स रेट नहीं है कि हाँ इस इतने किलोमीटर या इतने मीटर जाने पर इतना वायुदाब, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम होगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। अब डी कह रहा है कि वायुदाब ऊंचाई के साथ अनियमित रूप से घटता है, बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है अनियमित रूप से। तो अब बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है, एग्जैक्टली आपको कौन सा स्टेटमेंट। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपने अभी नहीं पढ़ा है कुछ भी, लेकिन तब भी आप आंसर आपको करना हो तो सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा आपको समझ में आ रहा है, बताओ। कभी कभी क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं कि आप पढ़े रहो, लेकिन अपने दिमाग से भी लगा सकते हो। आप घूमने जाते हो या फिर बहुत लोग आपके रिलेटिव्स जाते होंगे तो कहते होंगे यार ऊपर गए थे, मेरी सांस फूलने लगी थी। पहाड़ों पर जैसे जाते हैं तो आप देखेंगे एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुदाब है वो कम होने लगता है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही आप सोचो,
ज़्यादा ट्रिक लगाना ही नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि वायु दाब ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटेगा, और लेकिन समान दर से नहीं घटता है, बस इतना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है कोरियालिस प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बलों के कारण होता है। दूसरा कह रहा है फेरेल का नियम पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विचलन की व्याख्या करता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलो तो दोस्तों कोरियालिस प्रभाव क्या है, पृथ्वी अपने अपने अक्ष पे गोल 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 घूमती है शक्तिमान की तरह। जैसे शक्तिमान क्या था, अपने ही अक्ष पे ऐसे गोल 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 घूमता रहता था ना, शक्तिमान देखा है, ऐसे गोल 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 घूमता है। पृथ्वी भी इसी तरीके से अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही होती है, तो घूर्णन करने की वजह से कोरियालिस बल लगता है। कोरियालिस बल किसकी वजह से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो पवनें हैं, पवनों की दिशा में विक्षेप होता है, जो समुद्री लहरें हैं इन पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये इनके दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो किस वजह से, कोरियालिस बल की वजह से। ठीक है, आप अगर गोल गोल घूमेंगे तो आप जो कपड़े पहने रहेंगे, मान लो मफलर पहने, तो आपके पीछे की तरफ मूव करेगा, है ना, जिस दिशा में घूमेंगे उसके अपोजिट वो पीछे की तरफ भागेगा। तो इसी तरीके से कोरियालिस बल होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोरियालिस बल उत्पन्न होती है। और यहाँ पे स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बलों के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों होता है भाई कोरियालिस बल, तो जैसा कि हमने बताया पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, घूर्णन के कारण, ना कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बल के कारण। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। और ध्यान रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कोरियालिस बल का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पर शून्य होता है, यहाँ पे 0 डिग्री वाले मतलब कि ये विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव नगण्य होता है, शून्य होता है। और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे कोरियालिस बल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव कोरियालिस बल का ध्रुवों पर होगा, सबसे निम्न या नगण्य प्रभाव आपको विषुवत रेखा पर देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है तो गलती नहीं करना है आपको एग्जाम में। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 डिग्री है। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी मुझे फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे कि हाँ 0 डिग्री जैसे ही वैल्यू रखते हैं हम तो वहाँ पे पूरा आपका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाता है। तो मेरे को अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे को पहले ही देख लेना चाहिए था। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको हमेशा ध्यान रहे कॉन्सेप्ट आपका। ओके, अब दूसरा देखो फेरल का नियम। फेरल ने ये बताया था भाई कि देखो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से जो हवाएं हैं, हमारी जो पवनें हैं, इनके दिशा में विक्षेप होता है। इनके दिशा में विक्षेप कैसे हो जाता है भाई, देखेंगे आप लोग उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं, जो पवनें होती हैं, अपनी दिशा की दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो हैं अपनी दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये व्यापारिक पवनों का प्रभाव तो कुछ इस तरह से चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। पछुआ पवनें देखेंगे आप लोग तो किधर से चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो कहीं ना कहीं इनके ये फेरल के नियम इसमें लगता है कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण। ठीक है, आप देखेंगे जहाँ पे कोरियालिस बल नहीं होता है, नगण्य होता है, वहाँ पे चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों चक्रवात में आप देखेंगे कि चक्रवात के लिए सबसे नेसेसरी होना चाहिए कोरियालिस बल। क्यों, क्योंकि जब तक कोरियालिस बल नहीं होगा तब तक हवाएं जो हैं इस तरह से गोल गोल नहीं घूमेंगी। ठीक है, हवाओं की दिशा में विक्षेप नहीं होगा तो चक्रवात भी उत्पन्न नहीं होगा। तो जहाँ पे चक्रवात न्यूनतम होगा वहाँ पे जहाँ पे कोरियालिस बल न्यूनतम होगा वहाँ पे भी चक्रवात न्यूनतम, यानी कि बहुत ही कम आएंगे या नहीं आएंगे। नगण्य है, विषुवत रेखा पे आप देखेंगे कोरियालिस बल नगण्य होता है, तो वहाँ पे आपको चक्रवात भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि इन्होंने बताया था कि हवाओं की दिशा में पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला वाला गलत था। अगला देखो, चलो ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नीतल प्रसरण स्थल में एक है, किन प्लेटों की अपसारी पर स्थित है, किन प्लेटों की अपसारी पर स्थित है। ये जो ईस्ट पैसिफिक राइज है ये एक अपसारी सीमा है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव करती हैं। तो ये जो अब मूव करने की वजह से देखो, अब 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा मूव कर रही हैं, इस तरह से सटी हुई हैं। अब ये 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि बीच में फिर ये सागर नीतल प्रसरण, यानी कि बीच में एक नए सागर का जो है
प्रसार होगा, एक नए सागर नितल प्रसरण का निर्माण होगा। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नितल प्रसरण स्थल में से एक है, किन प्लेटों की अपसारी पर स्थित है। तो उन प्लेटों का नाम बताना है कि किन प्लेटों की अपसारी पर ईस्ट पैसिफिक राइज स्थित है। तो प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट। ठीक है, तो इन प्लेटों पर ये ईस्ट पैसिफिक राइज सागर नितल प्रसरण स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। एक मिनट रुक जाइए जरा। चलो अगला देखो, दक्षिण अपसारी प्रभाव के अनुसार यदि प्रशांत महासागर पर उच्च दाब और हिंद महासागर पर निम्न दाब हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछता है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछता है और पीसीएस में तो पूछता ही पूछता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो देखो, दक्षिणी अपसारी प्रभाव के अनुसार यदि प्रशांत महासागर में उच्च दाब है, प्रशांत महासागर में क्या बोल रहा है, हाई प्रेशर है। ठीक है, और हिंद महासागर पर लो प्रेशर है, निम्न दाब है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत में दुर्बल दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिंद महासागर में लो प्रेशर है, बस हिंद महासागर वाला पोर्शन ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कह रहा है, हिंद महासागर पर निम्न दाब है। अगर यहाँ पे हिंद महासागर में लो प्रेशर है तो अपेक्षाकृत इधर उत्तर भारत में हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हिंद महासागर में लो प्रेशर है तो अपेक्षाकृत, देखो हमेशा अपेक्षाकृत बात होती है कि अपेक्षाकृत होगी तो एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पे उत्तर भारत में हाई प्रेशर होगा। ओके, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो जैसा कि आपको पता है कि पवनें जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। यहाँ पे लो प्रेशर में क्या होता है कि जो पवनें होती हैं ये गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। ठीक है, गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं तो यहाँ पे खाली जगह बनता है। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह बनता है। और हाई प्रेशर में क्या होता है कि पवनें जो है ठंडी होकर के नीचे की तरफ बैठती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पवनें हैं ये इस खाली जगह को, रुको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, इस जो खाली जगह है यहाँ पे इस जगह को भरने का प्रयास करेंगी ये हाई प्रेशर की ठंडी पवनें। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें क्या करेंगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे और ये निरंतर ये प्रक्रिया चलता रहेगा। इधर से ये गर्म पवनें ऊपर उठेंगी और इधर से ये ठंडी पवनें जो हाई प्रेशर की पवनें जो हैं लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी। तो ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो इससे अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ, तो पवनें किधर से किधर चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे। तो क्या इससे दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होगा, क्या इससे दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है तो आप देखेंगे इधर तिब्बती क्षेत्र की ओर लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर होगा। जब इधर लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है तो यहाँ से जो पवनें हैं, आर्द्रता भरी पवनें, ठंडी पवनें और आर्द्र भरी पवनें, ठीक है, नमी से भरी हुई पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इधर की साइड मूव करेंगी। भाई हमेशा हाई प्रेशर किधर जाएगा, लो प्रेशर के पास। हाई प्रेशर मनाने जाता है लो प्रेशर को कि भाई कहाँ जा रही हो तुम, रुक जाओ, मत जाओ, है ना। तो हाई प्रेशर जा रहा है लो प्रेशर की ओर, तो इधर से पवनें किधर चल रही हैं, ध्यान दो, तो हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर पवनें चल रही हैं। तो इससे दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और भारत में देखेंगे आप लोग बहुत अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, बहुत अच्छी वर्षा होती है। लेकिन जब इसका अपोजिट कंडीशन हो जाता है, यहाँ पे जब हिंद महासागर में लो प्रेशर हो जाता है और उत्तर भारत की ओर हाई प्रेशर हो जाता है, तो इससे देखो आप लोग खुद ही अपोजिट, दोनों में अंतर देखो, इधर लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, तो पवनें लो प्रेशर की ओर भाग रही हैं, है ना, उसकी जगह को भरने के लिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यहाँ पे देखेंगे आप लोग दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे वर्षा आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास काफ़ी अच्छा होता है। अब इसका अपोजिट देख लो, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास ही नहीं हो पाता, उसके लिए इस तरह की एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट हो पाती है। तो अब ऑप्शन देखो आप लोग, फिर आंसर आपको अपने आप कर लोगे। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, भारत में दुर्बल दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिलेगा।
इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एल नीना कहते हैं, ठीक है, एल नीनो, एल नीनो। इसका जस्ट अपोजिट होता है ला नीना, ला नीना, ठीक है, ला नीना। एल नीनो में क्या होता है, समुद्री जो हिंद महासागर का जल होता है अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, प्रशांत महासागर का और इधर भी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और ला नीना में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे हिंद महासागर में हाई प्रेशर बन जाता है। और ला नीना जो है मौसम को लाता है, ठीक है, बारिश लाता है, वर्षा लाता है ला नीना, और एल नीनो वर्षा नहीं सूखा लाता है। तो ला नीना से बस ध्यान रखना, ला नीना क्या लाएगा, वर्षा लाएगा, यानी कि वर्षा लाएगा। तो क्यों लाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। ओके, तो ध्यान रखना ला नीना क्या लाता है, वर्षा लाता है, ठीक है, वर्षा को लाता है। तो यहाँ पे हिंद महासागर में क्या बनेगा भाई, हाई प्रेशर बनेगा। ओके, चलो अब अगला देखो। जब किसी अभिसरण सीमा पर दो प्लेटें समुद्री प्रकृति की होती हैं तो निम्नलिखित में से सबसे संभावित परिणाम क्या होता है। तो ध्यान रखना बेटे, अभिसरण सीमा की बात कर रहा है और दो प्लेटें जब समुद्री प्रकृति की होती हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि महाद्वीपीय प्लेट भारी होता है या महासागरीय प्लेट भारी होता है, दोनों में अपेक्षाकृत कौन भारी होता है, किसका घनत्व ज़्यादा होता है और किसका घनत्व कम होता है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं वो हल्की होती हैं, महासागरीय प्लेटों का घनत्व ज़्यादा होता है, इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पीसीएस में भी देता है, यूपीएससी में भी देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो समुद्री प्लेट होती है ना, जो समुद्री प्लेट होती है इनका घनत्व ज़्यादा होता है, समुद्री प्लेटों का घनत्व ज़्यादा होता है, ये भारी होती हैं लेकिन ये पतली होती हैं, ठीक है, ये पतली होती हैं, ओ पतली पतली कमरिया मोरी, हाय हाय, है ना। तो ये जो समुद्री प्लेटें होती हैं पतली होती हैं, ज़्यादा मोटाई नहीं होती इनकी, 5 से 6 किलोमीटर, लेकिन जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी है तो यह अपेक्षाकृत समुद्री प्लेटों के। और ये क्या होती है, इनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है समुद्री प्लेटों का। अब इतना ध्यान रखिएगा बस। अब देखो, अभिसरण सीमा में क्या होता है कि जब दो प्लेटें क्या होती हैं अभिसरण में आ करके इस तरह से टकराती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि भाई समुद्री प्लेटों की बात कर रहा है तो समुद्री प्लेट, अब जब देखो दो प्लेटें आकर के टकरा रही हैं, मान लो ए प्लेट हो गया और बी प्लेट हो गया, तो इन दोनों में से एक ऐसा प्लेट होगा जो हल्का होगा और दूसरा भारी होगा। तो मान लो बी प्लेट जो है हल्की है और मान लो बी प्लेट का जो घनत्व है ये ज़्यादा है, इसका घनत्व, और ए प्लेट का घनत्व तो कम है। तब क्या होगा कि ये प्लेट नीचे की तरफ धंस जाएगा और बी प्लेट जो है ऊपर की तरफ इस तरह से चढ़ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि हल्की है तो हल्की प्लेट क्या होगी भाई, ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे की तरफ धंस जाएगा। अब देखो, दो मोटे इंसान को ले लो, ठीक है, और एक ही पतला सा एकदम हवा इंसान ले लो जो एकदम हल्का है। अब इन दोनों को एक गद्दे पे बैठाओ, तो ये जो इंसान है गद्दे पे बैठेगा तो गद्दा एकदम जो है नीचे गहरा आ जाएगा, धंस जाएगा, नीचे एकदम धंस जाएगा। और जो हल्का बच्चा है, ये जो हल्का लड़का है, ये क्या होगा भाई, एकदम मस्त ऊपर ही बैठा रहेगा, है ना, इस तरह से। लेकिन ये जो है बैठा मोटा इंसान तो एकदम नीचे दब जाएगा। तो इसी तरीके से प्लेटों को भी ध्यान रखना है कि जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ धंस जाएंगी और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ ही रहेगी, ठीक है। तो भाई अब देखो, क्योंकि अब एक प्लेट जो नीचे की तरफ जा रहा है तो एकदम नीचे ये बी था, ये ए है और ये बी है, अब नीचे की तरफ धंस रहा है तो इससे क्या होगा कि गर्त का निर्माण होगा, ठीक है। अब खुद ही देखो, अब जैसे ये प्लेट है, ये बी नहीं, ये ए है क्योंकि ये हल्की है ना, और ये बी प्लेट है क्योंकि ये भारी है, इसका घनत्व ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा भाई, ऐसे नीचे की तरफ धंस जाएगा बी प्लेट। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक गर्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक गर्त का निर्माण होगा और यहाँ पे आप देखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत भयानक होता है, क्योंकि जैसे ये बी प्लेट एस्थेनोस्फीयर के पास पहुँचता है तो इसकी जो चट्टानें होती हैं वो पिघलने शुरू होती हैं। अब चट्टानें पिघल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये भाई ये बाहर की तरफ तो निकलेंगी, कहाँ जाएंगी ये, तो चट्टानें खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक को शेक करो बॉटल में, जब कोल्ड ड्रिंक ले आओ घर पे और उसको शेक करो, फिर उसका ढक्कन हल्का से खोलो, अब देखो कितना तेज़ी से उसके अंदर की जो मटेरियल है कितनी तेज़ी से बाहर आती है ढक्कन को धकेलते हुए। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका कि अभिसारी सीमा जब दो प्लेटें टकरा रही हैं, अपसारी में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, तो जब दो प्लेटें अभिसारी में टकराएंगी तो एक नीचे की तरफ धंसेगा, दूसरा ऊपर की। जब नीचे की तरफ धंसेगा तो क्या निर्माण होगा भाई, गर्त का निर्माण होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला देखो,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है। दूसरा, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापांतर की सीमा अधिक होती है। ओके, अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो अच्छा, आप लोग देखो, कहीं तालाब के पास खड़े रहो, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे दोपहर में या शाम के टाइम, तो यहाँ पे आपको ऐसा भपकता हुआ दिखेगा। कहते हैं ना कि लोग भपक रहा है, ऐसा नमी महसूस होगी आपको, उमस जैसा लगेगा, है ना, उमस लगेगा। क्यों उमस लगता है? क्योंकि यहाँ का जल जो है, तालाब का जो जल है वेपराइज्ड हो रहा है, तो आसपास के एनवायरनमेंट में, वायु में जो है, आसपास की जो वायु है, इस वायु में नमी आ जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि आर्द्रता भरी वायु हो जाती है ये। अब खुला क्षेत्र देख लीजिए, इससे दूर खुला क्षेत्र देख लीजिए जहाँ मैदान है सिर्फ, तो यहाँ की वायु आपको शुष्क देखने को मिलेगी, शुष्क देखने को मिलेगा। आपको हवाओं में ऐसा गर्माहट महसूस होगा, उमस नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप तालाब के पास देखिए तो उमस वाला मौसम महसूस होगा आपको। अब सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाइए। अब भाई समुद्र है, समुद्र के आसपास जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ की जो जलवायु होगी, यहाँ की जो वायु होगी, वायु में, यहाँ की वायु में नमी होगी। यहाँ की वायु में क्या होगी भाई? नमी होगी। नमी का मतलब आर्द्रता, यानी कि वायु में आपको नमी या जल वाष्प देखने को मिलेगा। ठीक है, समुद्र के पास। अब अगर आप समुद्र से दूर जा रहे हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, तो आप अपने आप आंसर कर लोगे। समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होगी। आर्द्रता अधिक होगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी। भाई समुद्र से दूर जाएंगे तो वहाँ पे आर्द्रता में हमें शुष्कता देखने को मिलेगा। समुद्र के पास आर्द्रता देखने को मिलेगी वायु में, लेकिन समुद्र से दूर अगर हम हैं तो वायु में हमको शुष्कता देखने को मिलेगी, आर्द्रता नहीं। आर्द्रता बहुत ही कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापमान की सीमा अधिक होती है। आप देखेंगे महाद्वीप में, जैसे हम लोग इधर उत्तर भारत की ओर रहते हैं तो मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, दिन का तापमान ज़्यादा रहता है, और रात में देखेंगे आप लोग अपेक्षाकृत तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच, यानी कि दिन में मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में आकर के 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या 15 डिग्री हो गया, तो दोनों में तापांतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ 35 डिग्री है तो दोनों में कितना आया बताओ? 0, 20 डिग्री का अंतर आ गया, है ना। कितना? 20 डिग्री का अंतर आ गया। अब यहाँ महासागरीय क्षेत्रों में देखो, एक मिनट रुकना। तो अब यहाँ पे आप लोग महासागरीय क्षेत्रों में देखो, समुद्र के पास वाले में, तो दिन का तापमान मान लो 35 था, तो यहाँ पे रात के तापमान भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समुद्र का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लगभग 10 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये महाद्वीपों का जो आंतरिक क्षेत्र होता है, यहाँ पे तापांतर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो यहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान साइड दिन में देखो तो भीषण गर्मी, और रात में देखो तो एकदम मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे ताप का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। दिन में बहुत अधिकतम तापमान होता है, रात में बहुत ज़्यादा कम तापमान हो जाता है। तो इसी को कहते हैं तापांतर, दैनिक तापांतर। अगर दिन के हिसाब से देखेंगे तो दैनिक तापांतर, और वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो वार्षिक तापांतर। यानी कि वर्ष के किस महीने में सबसे ज़्यादा तापमान, जब किस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, किस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो दिन के हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक तापमान एक साल में कितना जा रहा है और सबसे कम तापमान कितना न्यूनतम जा रहा है। इन दोनों को माइनस करके हम वार्षिक तापांतर निकाल लेते हैं। जैसे दिन का निकालते हैं कि दिन के सबसे अधिकतम तापमान और दिन का सबसे न्यूनतम तापमान, दोनों को माइनस करके हम लोग दैनिक तापांतर, और इसी तरीके से वर्ष का सबसे अधिक तापमान और वर्ष का सबसे न्यूनतम तापमान को माइनस करके हम लोग वार्षिक तापांतर निकालते हैं। तो भाई देखो, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र में तापांतर आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। अगर हम महाद्वीपों समुद्र तट के पास की बात करें तो भाई, क्योंकि समुद्र का प्रभाव है, समुद्र आपको पता है कि जो जल होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है वो तेजी बहुत धीमी गति से गर्म होता है और धीमी गति से ठंडा भी होता है। ठीक है, जो जलीय सतह होता है, यहाँ जल नहीं बोलेंगे, जलीय सतह बोलेंगे। ठीक है, जलीय सतह क्या होगा भाई? बहुत
धीमी गति से गर्म होगा और बहुत धीमी गति से ठंडा होगा। जैसे कि समुद्र क्या होगा, उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन महाद्वीप की बात करें तो तेजी से ठंडा। आप देखो गर्मियों में छत पे जाओ, लगभग 2-3 बजे देखो एकदम छत पे आप नंगे पाँव खड़े नहीं हो पाओगे, है ना। छत पे जाओ और नंगे पाँव आप गर्मियों में खड़े नहीं हो पाओगे, तुरंत भागते हुए आओगे नीचे कि भाई इतना इतना फर्श गर्म है और पैर मेरा जल गया। और भाई रात में जाओ आप देखो तो लगभग बहुत ठंडा हो जाता है फर्श, ठीक है। रात में छत का जो फर्श होगा अपेक्षाकृत बहुत ठंडा हो जाता है कि आप नॉर्मली आप 5-10 मिनट या फिर काफ़ी देर तक आधे घंटे खड़े हो सकते हो। लेकिन दिन में जाओ आप 5 मिनट भी या 2 मिनट भी नहीं खड़े हो पाओगे। क्यों? क्योंकि दिन में ताप बहुत ज़्यादा होता है और रात में ताप बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको लगा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत था क्योंकि आर्द्रता यहाँ पे कम होनी चाहिए, और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट फिर से मैं पढ़ लूँगा। महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापमान की सीमा अधिक होती है। तो बिल्कुल अधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? महासागरीय धाराएं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल है? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल है। मैंने कोरियालिस बल के बारे में बताया था। क्या कोरियालिस प्रभाव की वजह से महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं या महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल करता है। और सौर ऊर्जा द्वारा उष्मन, देखो अब जल गर्म हो रहा है कहीं का, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं भाई? सीधी पड़ रही हैं, ठीक है। 1 मिनट में अच्छे से बना देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे क्योंकि आपको पता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इधर की साइड जाते हैं तो तिरछी पड़ने लगती है। ध्रुवों की ओर आएंगे तो एकदम तिरछी पड़ने लगती है। सूर्य की किरणें इधर बहुत कम पहुँच पाती हैं ध्रुवों की इधर, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं किस पर? विषुवत रेखा की इधर। और जब हमारा जो समुद्री जल है जिन क्षेत्रों में, अब इसको वो वाली छोड़ दो, गोलार्ध जो बातें अभी मैंने बताई अभी इसको ध्यान मत दो। अब बस बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। अब देखो आप लोग गर्मियों में जो तालाब होती हैं बहुत तेज़ी से गर्म पानी जो होती है तालाबों का बहुत तेज़ी से गर्म होकर के वाष्पीकृत होता है। तो जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होगा। अब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो भाई पानी है, आप पानी को खौलाओ, आप कंटिन्यू उसको गर्म करते रहो तो क्या होगा? एक वक्त के बाद पानी कम हो जाएगा। इसी तरीके से समुद्र में होता है। यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जहाँ पे वाष्पीकरण सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँचेंगी तो वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जैसे विषुवत रेखा की इधर, तो यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो यहाँ की जल जो होंगी ऊपर की तरफ जाएंगी, वाष्पीकृत होंगी, तो यहाँ पे कम होगा, जल की मात्रा कम होगी। तो भाई क्योंकि यहाँ पे अब जल की मात्रा कम हो रही है तो आपको पता है कि जल जो होती है, जल की सतह बराबर होती है हर जगह। जल अपनी सतह को बराबर रखने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम हो गया पानी तो ऐसे गड्ढा बन गया समुद्र में कहीं गड्ढा बना हुआ देखा है? नहीं, क्योंकि भाई ये जो जल है कंटिन्यू मूव करती है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या करेंगे? इस जल को भरने का, इस जो खाली जगह है भरने का प्रयास करेगी। इसी तरीके से भाई वाष्पीकृत हो रहा है तो यहाँ की जल जो है कम हो रही है, तो कहीं पे ऐसा होगा जहाँ पे वाष्पीकरण कम हो रहा होगा, कहीं पे वाष्पीकरण कम हो रहा होगा। तो जहाँ पे वाष्पीकरण कम होगा, जहाँ पर वाष्पीकरण कम होगा वहाँ की धारा जल जो है इधर की तरफ मूव करेंगी। जब मूव करेंगी, यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो जल है वो गर्म होकर के वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठ रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे जगह कम होगा। मतलब ये जो जल तल है ये थोड़ा नीचे आने का कोशिश करेगा लेकिन नीचे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये जल वो लिक्विड होते हैं ये क्या करते हैं? खुद को बराबर रखने का, अपने तल को बराबर रखने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ जहाँ पे वाष्पीकरण कम हो रहा है यहाँ की जल जो है इस जगह को भरने का कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक धारा उत्पन्न होगी, जल धारा, ठीक है। जहाँ पे जल तल ऊंचा है
वो ऊंचा जलतल नीचे जलतल को भरने का प्रयास करेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, इसी से धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। सौर ऊष्मा का प्रभाव, भाई वाष्पीकरण हो रहा है, पानी कम हो रहा है, तो दूसरी इधर से जिधर मान लो उधर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से या जहाँ पे वाष्पीकरण कम हो रहा है वहां से जल जो है इस खाली जगह को भरने का प्रयास करेगी, जिससे कि धारा का उत्पन्न होगा। तो बिल्कुल सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न का प्रभाव जो है महासागरीय धाराओं पर पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पवनों द्वारा, भाई आप देखेंगे कि आप इधर देखिए जो ये व्यापारिक पवनें हैं, तो व्यापारिक पवनों की वजह से जो जल धाराएं हैं हिंद महासागर की उधर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करती हैं। आप देखिए तालाबों में देख लीजिए, हवाएं जब चलती हैं तो जिस दिशा में हवाएं चलती उसी दिशा में लहरें भी चलती हैं। तो इसका भी प्रभाव रहता है पवनों पर। कोरियालिस फल का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी पे रखी हुई चीज भी जो भी रहेगी उस पर, अब जल है या वायु है, वो भी मूव करेगा, उसकी दिशाओं में भी विक्षेप होगा, इसकी वजह से भी जल धाराएं उत्पन्न होंगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों का प्रभाव आपको महासागरीय धाराओं पर देखने को मिलेगा। चलो अगला देखो, महासागरीय धारा और प्रकृति। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कंजूसी मत करना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। और हाँ, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स में खुद देखती हूँ और मैं खुद रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब कमेंट करते हो तो उसका रिप्लाई मैं ही करती हूँ। जैसे कि लास्ट टेस्ट पेपर चल रहा था यूपीएससी विजन आईएएस का, तो विजन आईएएस में आप लोग देखेंगे मैंने सारे आप लोग के डाउट्स को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो भी डाउट था मैंने क्लियर किया है कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे बच्चे, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो मैं नहीं बता पाती हूँ। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि इसकी देखो ये पीडीएफ जो हम दिया जा रहा है, इसकी कुछ फ़ी रखी गई है, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, 149 रुपीज़ है शायद। तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम इतना पैसा लग रहा है, यार एक महीने मोमोज मत खाओ। क्योंकि हम लोग जो पीडीएफ ये लाते हैं, ये हम लोग खुद इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, और एक टेस्ट सीरीज की फ़ीस आपको पता है कि 7,500 रुपये, तो 7,500 रुपये हम लोग देते हैं। ठीक है, तभी आपको ये पीडीएफ मिल पाता है। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प किया करिए बस। पीडीएफ अगर चाहिए हो तो डाउनलोड ज़रूर कर लेना, वरना वीडियो के माध्यम से भी आप सीख सकते हो। और इसके अलावा हमारी बैच चल रही है, 5th फाउंडेशन बैच चल रही है क्लब आईएएस ऐप पर। इसमें हमारी सारे सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे। अभी इस समय साइंस टेक की क्लास चल रही है, तो आप लोग इस क्लास का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन हमारे इस बैच को ज्वाइन करने से पहले 1-2 बार आप लोग डेमो क्लास देख लेना। डेमो क्लास देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से पढ़ाया जाता है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक बार पीवाईक्यू भी लगाने की कोशिश करना, ताकि आपको समझ में आए कि जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, जो बैच ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या ये बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। ठीक है, तभी आप ज्वाइन करना। चलो, बाकी आरजी सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको हर चीज़ पूरा कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, फिर उसके बाद फैक्चुअल बताते हैं। तो एग्ज़ाम में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, अगर कॉन्सेप्चुअल पूछ देता है तो यहाँ पे आप गलत नहीं करोगे, और फैक्चुअल पूछेगा तो भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो महासागरीय धारा दिया है, उसकी प्रकृति देखो। जो महासागरीय धाराएं होती हैं, कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जो गर्म होती हैं, कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जो ठंडी होती हैं। ठंडी धाराएं जब ठंडी जगहों से आएंगी, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जब इधर विषुवत रेखा की ओर मूव करती हैं, तो ये ठंडी जल धाराएं होती हैं। और जो विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, ये गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना। जो गल्फ स्ट्रीम है, ये कैसी जल धारा है, तो ये एक गर्म जलधारा है। तो ये आपका पहला सही है। कुरोशियो जो जलधारा है, ये भी एक गर्म जलधारा है। लेकिन जो अगुलहास जलधारा है, ये शीत नहीं बल्कि ये गर्म जलधारा है, हिंदू महासागर में प्रवाहित होती है। तो तीसरा गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलो अगला देखो।
वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जल वाष्प महत्वपूर्ण है, क्यों? भाई वायुमंडल का एक छोटा सा भाग होने के बावजूद भी जो जल वाष्प है ये क्यों महत्वपूर्ण है? जल वाष्प होगा तभी तो वर्षा होगी, जब बादल बनेगा, है? जल वाष्प महत्वपूर्ण क्यों होगा? भाई जल वाष्प महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इसी से तो बादल बनेगा, ये ऊपर जाएगा, संघनित होगा, फिर संघनित होने के बाद फिर वर्षा होगी। तो पहले बादल बनेगा, फिर संघनन होगी, फिर वर्षा होगी, तो बादल का निर्माण होगा और मौसम की घटनाओं को प्रभावित करता है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु जल वाष्प के बारे में पूछ रहा था। अगला देखो, अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में निम्न में से कौन सी स्थिति प्रबल होती है? तापमान व्युत्क्रमण। अब देखो आप लोग नॉर्मली जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि हर 165 मीटर पर हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे आप 165 मीटर, यहाँ पे मैं डिग्री क्यों बोल रही हूँ, हर 165 मीटर पर जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल कंडीशन है कि जैसे जैसे आप जा रहे हैं ऊंचाई की तरफ वायुमंडल में तो वैसे वैसे आपको तापमान में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये तापमान व्युत्क्रमण क्या है? जब कुछ ऐसी वायुमंडलीय दशाएं उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ऊपर गर्म तापमान होता है, वायुमंडल में ऊपर गर्म तापमान और नीचे ठंडी तापमान हो जाती है। ठीक है, नीचे ठंडी और ऊपर गर्म, जो कि होना क्या चाहिए, ऊपर ठंडी और नीचे गर्म, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि तापमान क्या है वायुमंडल में, कि एक ऐसी वायुमंडलीय दशा उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से ऊपर की तरफ तापमान, वायुमंडल के ऊपरी परत में गर्म तापमान देखने को मिलेगा और निचली परत में ठंडी तापमान। तो इसी को कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाना। ऊपर की तरफ तापमान, ऊपर की तरफ बढ़ने पे यानी कि ऊंचाई पे बढ़ने पे हमें तापमान में कमी नहीं बल्कि तापमान में हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर नहीं रहता है। उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर होती है, तो उष्ण पवन के ऊपर उष्ण पवन की परत जो है शीत पवन के ऊपर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ठंडी पवन होगी आपके ठंडी पवन के ऊपर गर्म पवन देखने को मिलेगा। तो अपोजिट हो जाएगा, ऊपर गर्म हो जा रहा है नीचे ठंडा, जो कि नॉर्मल कंडीशन क्या होगा कि ऊपर क्या होगा भाई, ठंडा होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि नीचे ऊपर गर्म हो रहा है और नीचे ठंडा, तो ये तापमान व्युत्क्रमण कहलाएगा। ठीक है, चलो जैसे आप लोग देखेंगे घाटी होती है तो घाटियों में जो पवनें होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ ठंडी होकर के नीचे बैठती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ की पवनें होंगी ठंडी होती हैं और यहाँ की पवनें अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप तापमान व्युत्क्रमण का प्रभाव देख सकते हैं, है ना। इसलिए लोग घाटियों में नहीं रहते क्योंकि घाटियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। चलो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन सी राइट आंसर था। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत हैं? वायुमंडलीय द्रव्यमान ये जो है ना एयर मास है, इसी को इंग्लिश में एयर मास कहते हैं। और यहाँ कभी कभी वैसे ये नॉर्मली किताबों में आपको वायु राशि लिखी हुई देखने को मिलेगी, इसको वायु राशि कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में आपको भ्रमित करने के लिए वायुमंडलीय द्रव्यमान शब्द दे दिया है। तो एक बार इंग्लिश टर्म भी देख लिया करिए, जब भी पढ़ा करिए तो इंग्लिश टर्म भी देख लिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा आपका आंसर सही होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे करेंगे? तो इसलिए एक बार आंसर इंग्लिश भी देख लिया करिए। तो यहाँ पे एयर मास दिया है और किताबों में भी एयर मास लिखा रहता है या वायु राशि लिखी होती है या वायुमंडलीय द्रव्यमान लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कोई बहुत नई बात नहीं है, कोई नया शब्द, बस शब्द थोड़ा नया है लेकिन बात वही है। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है तो यहाँ पे वही बात हुई है। वायुमंडलीय द्रव्यमान जो है वायु राशि है, इसी को वायु राशि कहते हैं या वायु राशि को ही वायुमंडलीय द्रव्यमान कहते हैं। तो वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र कौन से हैं? तो भाई उष्ण अक्षांशीय ध्रुवीय और निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या होगा वायुमंडलीय द्रव्यमानों में कि जैसे कि कोई एक क्षेत्र ले लो, मैदानी क्षेत्र, जहाँ पे कोई उच्चावच आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर उच्चावच होगा तो भाई तापमान में अंतर हो जाएगा, ऊंचाई
भाई अगर इस मैदानी इलाका है तो यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा और यहाँ पे तापमान कम होगा और इधर साइड ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लगभग एक समान तापमान हो। अब एक समान तापमान हो और साथ में आर्द्रता भी समान हो और वायु दाब भी समान हो, तो ऐसे में यहाँ पे वायु राशि का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला देखो, लैटेराइट मृदा सामान्यतः भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो भारत के किन किन राज्यों में आपको देखने को मिलेगा लैटेराइट मृदा? तो आपको कर्नाटका, मेघालय और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में देखने को मिलेगा। लैटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो वर्षा ज़्यादा होने की वजह से लीचिंग ज़्यादा होती है। लीचिंग यानी कि निछालन ज़्यादा होगी। निछालन का मतलब कि मिट्टी है, गमला ले लो आप, उसमें डेली ढेर सारा पानी डालो, तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर के जो पोषक तत्व होंगे, ठीक है, ये नीचे रिस करके चले आएंगे। ठीक है, तो नीचे रिस करके चले आएंगे तो ऊपर देखेंगे आप लोग छोटे छोटे से कंकड़ जैसे अनुर्वर मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं लैटेराइट मृदा, यानी कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ की जो पोषक तत्व होते हैं रिस करके नीचे चले आते हैं, बस ऊपर जो मिट्टी मृदा में बचते हैं वो भारी तत्व बचते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और लोहा। तो आप देखेंगे इस मृदा में एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे अगर ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस नहीं पाई जाती, ह्यूमस बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये मृदा जो है अनुपजाऊ होता है, अनुर्वर होता है। अनुर्वर होने की वजह से यहाँ पे खेती किया जाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगे जैसे ईंट है, ईंट को भिंगाओ तो कैसा होता है, नरम हो जाता है और सूखने पे एकदम कड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये लैटेराइट मृदा भी होती है। कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक, मेघालय और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, वन के प्रकार दिए हैं और प्रमुख वनस्पति, यानी कि कौन सी वनस्पति किस प्रकार के वन में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, बच्चे अनदेखा कर देते हैं और अक्सर एक क्वेश्चन तो ये पूछ ही लेता है इस तरह का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आप देखेंगे भाई लंबे वृक्ष होंगे, लताएं और बेलें वाले पौधे होंगे। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे वृक्ष लंबे ही लंबे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे लतर वाले पौधे देखने को मिलेंगे, बेल वाले पौधे देखने मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए समशीतोष्ण पर्णपाती। समशीतोष्ण पर्णपाती में आप देखेंगे तो ओक, चेस्टनट, बर्च ये सभी पौधे देखने को मिलेंगे। बोरियल वन या हम लोग टैगा वन कहते हैं, जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, बर्फबारी होती है। तो इस तरह के वन में आप देखेंगे स्प्रूस, फर, पाइन जैसे वनस्पति पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन में ऑब्वियसली जैतून, साइप्रस, कॉर्क, ओक ये सभी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इसका क्रम क्या बन गया? 3, 2, 1, 4। ठीक है, 3, 2, 1, 4 यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो यहाँ पे कुछ शीतोष्ण घास स्थल दिए हैं और किस स्थान पर पाई जाती हैं ये दिया है। तो प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है भाई? रॉकी और ग्रेट लेक्स के बीच पाई जाती है। तो पहला आपका सही है। स्टेपीज जो है काला सागर से मंचूरिया के बीच पाई जाती है स्टेपीज घास, यानी यूरेशिया वाले पोर्शन पे आपको स्टेपीज घास स्टेपीज घास जो है आपको ये यूरेशिया वाले रेंज क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मेनली काला सागर से मंचूरिया के बीच। और प्रेरी जो है रॉकी और ग्रेट लेक्स के बीच। वेल्ड की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और कालाहारी मरुस्थल के बीच देखने को मिलता है। तो तीसरा भी सही है। लेकिन चौथा जो है डाउन्स, इसमें लिखा है क्वींसलैंड। तो डाउन्स जो घास है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग क्षेत्र में, डार्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा गलत हो गया, क्वींसलैंड नहीं होना चाहिए था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला देखो, विश्व का बाघ शब्द को प्रायः भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। विश्व का बाघ किसे कहा जाता है भाई? तो ये जो क्षेत्र होता है विश्व बाघ कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे फल और मेवे बहुत विविध जो फलों की वृक्ष हैं, काफ़ी फलों की वृक्षों में विविधता देखने को मिलेगी। मेवे वाले जो वृक्ष होते हैं उनके भी इनमें भी विविधता देखने को मिलेगी। यानी कि ये फलों और यहाँ पे फल बहुत व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं और मेवे की अलग अलग वेराइटीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे और उनके स्थान दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हुगली नदी में
हुगली नदी पे स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिमी तट नहर को कनेक्ट करता है। राष्ट्रीय, एक मिनट मुझको ना, मैं पानी पी लूं। पता नहीं बोलते बोलते क्या होता है ना कि गला फंसने लगता है। हाँ, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, या फिर कृष्णा नदी को कनेक्ट करती है। कृष्णा नदी से ही होकर जाती है ये राष्ट्रीय जलमार्ग। लेकिन जो चौथा दिख रहा है डी, राष्ट्रीय जलमार्ग 68, ये जो है ये गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी, तापी नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कौन सा? मांडवी नदी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सी विशेषता भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? भारत में जो लौह अयस्क पाई जाती है इसकी क्या विशेषता है? इसमें देखेंगे आप लोग भारत की लौह अयस्क में कि यहाँ पे इसमें 60% से अधिक उच्च लौह सामग्री पाई जाती है इस लौह अयस्क में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रामसर साइट्स दिया हुआ है एक साइड और दूसरी साइड राज्य दिया है। तो दीपोर बिल जो है असम में, दीपोर बिल रामसर साइड असम में स्थित है, ये सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी सही है। नल सरोवर झील जो है, इन सभी को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। दीपोर बिल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर झील, कोलेरू झील। ठीक है, तो नल सरोवर झील जो है ये भी ये गुजरात में है, तो ये भी सही है। लेकिन जो कोलेरू झील है ये तमिलनाडु में नहीं है, फिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो, कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संघटक क्या है? तो कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक घटक है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में की जाती है? दक्षिण भारत में चाय की खेती किस क्षेत्रों में की जाती है? तो अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है चाय की खेती की जाती है। यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है और मृदा भी अम्लीय प्रकृति की है। लगभग वर्षा ज़्यादा है भाई, तो यहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, ह्यूमस ज़्यादा होगा, क्योंकि अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियाँ पे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस भी देखने को मिलता है, तो मृदा भी अम्लीय होगी। तो यहाँ पे, और क्योंकि ढलान भी है, पहाड़ी रेंज है, तो यहाँ पे ढलान भी है। चाय की खेती के लिए ढलान वाला क्षेत्र ज़रूरी होता है, ताकि जो जल है, जो अतिरिक्त जल है, वो नीचे बह करके चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों पर पर्याप्त मात्रा में चाय की खेती होती है और व्यापक मात्रा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चाय की खेती, चाय जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह का फसल है ये, तो इसको ध्यान रखिए। कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि केवल उष्णकटिबंधीय पौधा है या केवल उपोष्णकटिबंधीय है, तो दोनों तरह का है। ठीक है, और ये अम्लीय मृदा में इसकी खेती काफ़ी अच्छी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है। निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक प्रमुख सीमा क्या है? भाई काली मिट्टी की अपनी एक अलग खासियत है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। कपास की खेती होने के साथ साथ ये जल धारण क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेता है। और जब ये मिट्टी जो होती है पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये सूखता है ना, तो जब जल सूखने की वजह से या फिर तापमान ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो नमी रहती है वाष्पीकृत होती है, जो जल होती है वाष्पीकृत हो जाती है, तो मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो खुद मतलब अपने आप ही जुताई कर लेता है ये मिट्टी, इसको जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो किसानों का मित्र है ये काली मिट्टी। लेकिन इसकी एक बेकार आदत, इसकी बेकार या कहें तो इसके अंदर कमी क्या है? तो भाई ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, होल्ड कर लेता है। ठीक है, पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। अब भाई अवशोषित किसी भी चीज़, अगर बात करें पानी की, तो पानी अगर कम है तो भी पौधों के लिए दिक्कत होती है, पानी ज़्यादा हो जाती है तो भी पौधों के लिए दिक्कत होती है। पानी अगर ज़्यादा हो जाती है तो मृदा, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो श्वसन क्रिया में उनके श्वसन क्रिया में बाधा आती है और विकास में बाधा आती है। तो पानी ज़्यादा होने की वजह से भी दिक्कत होती है। तो काली मिट्टी क्या करता है कि पानी को बहुत ज़्यादा
एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि जल निकासी की सुविधा नहीं, जल निकल ही नहीं पाता है। निकले कैसे? जैसे बालुई मिट्टी आप देखो, बालुई मिट्टी में पानी डालो तो थोड़ी देर नमी रहती है, उसके बाद वो पानी रिस करके नीचे चला जाता है, ठीक है, पानी सूख जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जल्दी पानी सूखता ही नहीं है। तो अब भाई किसान तो ऐसा है नहीं कि उसमें कपड़े लगा लगा के उसमें नमी निकालेगा। अब ये तो अपने आप ही पानी, भाई मिट्टी है तो अपने आप ही उस धूप होगी तभी पानी वेपराइज्ड होगा, वरना वो उसी में पानी पड़ा रहेगा। तो इससे क्या होगी, फसल खराब हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, खराब जल निकासी, कि इसमें जो अतिरिक्त पानी होता है वो निकल नहीं पाता है, वो एब्जॉर्ब ही किया रहता है, इससे पौधे खराब हो जाते हैं, श्वसन नहीं कर पाते। चलो अगला देखो, पश्चिमी घाट को पार करते समय निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो जब उत्तर से दक्षिण पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट दिया हुआ है, तो आप देखेंगे ये जो पाल घाट, भोर घाट है महाराष्ट्र में है, थाल घाट जो है केरल में है। तो पाल घाट जो है महाराष्ट्र के उत्तर में पड़ता है और ये दक्षिण में। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा आपका, पाल घाट आएगा, ठीक है। पहले नंबर पे पाल घाट, दूसरे नंबर पे बोर घाट, तीसरे नंबर पे थाल घाट। तो क्रम क्या बन जाएगा, क्रम बन जाएगा 1 2 3। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा ही बता दिया। थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। पाल घाट केरला में है, देखो इतना छोटा सा यहाँ पे मैं गलत कर दी। देखो पाल घाट केरल में है, थाल घाट और भोर घाट जो है महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में सब ये थाल घाट उत्तर में पड़ता है और भोर घाट जो है थाल घाट के दक्षिण में पड़ता है। तो इसका क्रम क्या बनेगा, 3 2 और 1, ठीक है। चलो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 2 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, मालवा पठार निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा अपवाहित होता है। तो मालवा पठार किन नदियों द्वारा अपवाहित होता है, तो चंबल, केन और बेतवा, तीनों नदियों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलो अगला देखो, इधर वन लाइनर क्वेश्चन है, दक्कन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है। तो दक्कन पठार जो है छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है, तो एक भ्रंश रेखा है। इस भ्रंश रेखा जिसमें नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यही इसी भ्रंश रेखा की वजह से आप देखेंगे दक्कन पठार, और ये जो है एक भ्रंश रेखा, ये प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक तो उत्तर की तरफ जो प्रायद्वीपीय भाग है, जिसमें आप देखेंगे मालवा का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा, और दक्षिण की तरफ देखेंगे आप लोग दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। तो ये भ्रंश रेखा की वजह से ही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। अब देखो जास्कर श्रेणी किस हिमालयन रेंज के अंतर्गत आती है। तो देखो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, काराकोरम, ये क्रम ध्यान रखना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ग्रेटर हिमालय आ जाता है, फिर इसके बाद लेसर हिमालय आ जाता है। लेसर हिमालय में ही हम 2 देखेंगे, एक पूर्व की तरफ देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी, और इधर आ जाता है ये पश्चिम की ओर पीर पंजाल श्रेणी और पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी। उसके बाद अपना आ जाता है शिवालिक पहाड़ी, ठीक है। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि क्रम दे देता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर इसका तो पीर पंजाल या धौलाधर। तो आपको ये दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका क्रम आप इजीली लगा सको। तो सबसे उत्तर में काराकोरम पड़ेगा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद फिर आपका पीर पंजाल और धौलाधर। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ। आपको पता होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम रेंज में ही स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर्स हैं जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम रेंज में ही स्थित है। बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पार ग्लेशियर, ये भी काराकोरम रेंज में ही स्थित है, ध्यान रखना है इसको। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोशी है, इसको ध्यान रखना है। और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी जो है नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत।
और लद्दाख श्रेणी में ही आप देखेंगे कि कैलाश पर्वत जो है किस श्रेणी पे स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी पे स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना। और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। चलो आगे आते हैं अब क्वेश्चन पे। पूछा क्या है? जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है, तो हमने बताया था लद्दाख ऊपर था, सॉरी अब यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, काराकोरम, अरे यार रुको एक मिनट, यहाँ इधर में लिख देती हूँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। मुख्यतः 3 श्रेणी होती है ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो पूछा है जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है, ये उत्तर से दक्षिण में, तो जास्कर में सबसे, ये जास्कर हो गया आपका, ये जास्कर श्रेणी हो गया, तो जास्कर में कौन सा श्रेणी स्थित है? लद्दाख श्रेणी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पूछा होता अगर लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सा स्थित है, तो आपका काराकोरम आंसर हो जाता, लेकिन जास्कर पूछा है तो जास्कर के उत्तर में लद्दाख है। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला है फसल और सीजन। तो देखो जौ की खेती रबी सीजन में होती है। रबी सीजन कब स्टार्ट होता है? वही आपके दिसंबर में बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में, और फिर मई, लगभग अप्रैल मई में कटाई हो जाती है। कदन एक खरीफ सीजन की फसल है। तरबूज जायद सीजन की है। जौ रबी सीजन। तो तीनों ही सही सुमेलित है, इसमें बहुत ट्रिक नहीं था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला देखो, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। दूसरा है इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। तीसरा, यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करती है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखो जब भी आप किसी भी प्राधिकरण की बात पढ़ रहे हो या संस्था की बात कर रहे हो, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये 3 चीज़ें आपको याद करनी ही करनी है। तो इसी तरीके से आप देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम लोग IAAI शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका नोएडा में जो है इसका मुख्यालय है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो ये केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। तो यहाँ पे ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। तो तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलो अगला देखो, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वे 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक सतत, यहाँ पे देखो सतत पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, 600 मीटर नहीं, यहाँ पे ध्यान दो आगे कि औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है। सतत पर्वत श्रृंखला का मतलब है कि पूर्वी घाट है, मान लो ये भारत है, तो पूर्वी घाट है, तो यहाँ पे जितने पर्वत हैं ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार में। यहाँ पे आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। क्वेश्चन को समझना सीखो, जब क्वेश्चन को समझना सीखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझो रटो कम। तो यहाँ पे आपका पहला कह रहा है कि एक सतत क्रम में लगा हुआ है उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत में, पूर्वी घाट में। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? आप देखेंगे कुछ नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। जो नदियाँ हैं इधर की साइड आकर के आपको पता होगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, क्योंकि हमारे जो दक्षिण भारत में ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो इस वजह से नदियाँ भी जो है इन ढालों का अनुसरण करते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, ये नदियाँ हो गई महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये जो नदियाँ हैं अब ये नदियाँ आ रही हैं, तो इन क्योंकि भाई पर्वत पठार कुछ भी हो उनको काटते हुए ये आगे बढ़ेंगी। तो अब ये नदी है, तो आप देखेंगे कि ये नदी निकल गई इधर की साइड एक तरफ। एक मिनट, इसको पूरा बना देते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो कि क्या ये, अब भाई ये नदियाँ निकल रही हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं, तो इन पर्वतों को काटते हुए जाएंगी। तो पर्वतों के बीच में आप देखेंगे जो पर्वत श्रृंखला है उनमें बीच बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा, ये कंटिन्यू नहीं है इन नदियों की वजह से। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये असतत है, ये कंटिन्यू नहीं है, असतत है। बीच बीच में आप देखेंगे ब्रेक हुआ है, बीच बीच में आपको नदियों की वजह से आपको ब्रेक देखने को मिलेगा
इस पर्वत श्रृंखला में कटाव देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे छोटी सी देख रहे हैं, नदियाँ देखो आप लोग कितनी चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल जाता है। ये सतत नहीं है, असतत है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियाँ आपको पश्चिमी घाट की नदियाँ आपको सतत देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्वी घाट के जो पर्वत होंगे वो असतत होंगे। यहाँ पे ये गलत हो गया, पहला आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, वे महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी तट के समानांतर चलता है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, ज्योग्राफी के टेस्ट में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बोलना पड़ जाता है, इतना डिटेल में थोड़ा डिस्कस मैं जानबूझ के करती हूँ ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रत्यावर्तन पूछा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ना, तो इसमें दिया है मई से अगस्त। तो देखो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो एग्जैक्टली जो आधिकारिक जो अवधि है वो जून से सितंबर है, जून से सितंबर जो आधिकारिक डेटा देखने को मिलेगा आपको उसमें जून से सितंबर दिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का समय अवधि, तो यहाँ पे आपका सी जो है गलत हो जाता है। अगला देखो, क्वेश्चन पूछा है कि किन्हें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन आपको पता होगा कि आज हम लोग जो ये महाद्वीप देखते हैं वर्तमान में, ये सभी एक समय ऐसा था कि ये सभी जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पेंजिया, पेंजिया कहते हैं। और इसके चारों ओर जो है समुद्री जल था या एक जल का बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र था, तो इस पेंजिया के चारों ओर जल का विस्तार था जिसे हम लोग पेंथालसा कहते थे, पेंथालसा। लेकिन बाद में इनमें विभाजन होता है, विस्थापन होता है, ये दो भागों में टूट जाते हैं जिसे हम लोग अंकारा और गोंडवाना लैंड कहते हैं। फिर गोंडवाना लैंड में भी विभाजन होता है तो कई छोटे छोटे महाद्वीप देखते हैं, और अंकारा लैंड में भी ऐसा ही होता है कि छोटे उसमें भी विभाजन होता है और कई सारे हम लोग महाद्वीप देखने को मिलते हैं जो आज हम लोग वर्तमान में हैं। चलो इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को इतना पता होगा, तो ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है कि अच्छा हम लोग आज जो देखते हैं महाद्वीप अलग अलग हैं, कि हम कैसे मान लें कि पहले ये एक समय एक ही साथ जुड़े हुए थे। भाई अगर बहुत सारे लोग पूछें कि भाई जो तुम कह रही हो कि ये एक समय ऐसा था कि ये सभी जुड़े हुए थे, ठीक है, एक समय ये ऐसा था कि ये जुड़े हुए थे, अब जाकर के ये अलग अलग हुए हैं, तो हमें प्रूफ करो कि कैसे ये अलग अलग आज ये अलग अलग हैं, तो कैसे क्यों ये एक साथ जुड़े होंगे, कुछ तो ऐसा प्रमाण होगा। तो देखेंगे कि महाद्वीपीय मार्जिन के जिग्सॉ फिट, अब देखो जैसे ये रुको मैं मैप बना देती हूँ तब आपको समझ में आएगा क्लियरली। ये देखो दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन है, फिर ये उत्तर अमेरिका वाला। अब आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो तो जिग्सॉ फिट यानी कि जब आप इन महाद्वीपों को आपस में एक साथ ले आओगे तो ये एक साथ फिट हो जाएंगे। जैसे आप पजल सॉल्व करते हो ना, कुछ इस तरह से पजल रहती हैं ऐसे, तो पजल का कुछ पोर्शन ऐसे रहता है ऐसे, कि जब आप इनको जोड़ोगे तो ये इस तरह से जुड़ जाएंगी, है ना, ये इस तरह से जुड़ जाएंगी। तो हम यही कह सकते हैं भाई ये दो अलग अलग थे, ये दोनों जो है आज जो अलग अलग हम देख रहे हैं ये पहले एक साथ इस तरह से जुड़े हुए थे। तो इसी तरीके से हम लोग जब महाद्वीपों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि एकदम एग्जैक्टली वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। कोयला और जीवाश्म वनस्पति का वितरण, आप देखेंगे कोयला जीवाश्म सभी महाद्वीपों पर मिलता है, जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये सभी पहले एक साथ जुड़े होंगे तभी तो, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पूरा चुंबकत्व, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, अच्छा इसी को जिग्सॉ फिट कहते हैं, मैं बताना भूल गई। जैसे मैंने बताया कि ये पजल है, ठीक है, कुछ इस तरह से बना हुआ, तो इसको जब यहाँ पे हम लोग सटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से जुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जिग्सॉ फिट, यानी कि एक दूसरे में फिट हो जाना, है ना, इसी को जिग्सॉ फिट कहते हैं। जैसे कि हम लोग महाद्वीपों में देखते हैं कि एक साथ सारे महाद्वीपों को जोड़ो
तो सब जुड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं जिग्सॉ फिट, एक में एक दूसरे में सेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपीय विस्थापन समुद्र तल के प्रसार और पूरा चुंबकत्व की संयुक्त व्याख्या के रूप में जाना जाता है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कि महाद्वीपीय विस्थापन, समुद्र तल का प्रसार और पूरा चुंबकत्व, इन सभी की संयुक्त व्याख्या के रूप में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक को कहते हैं, या संयुक्त व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, अनियमित भू आकृतियों और आंतरिक बाह्य बलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है समस्थानिक। ये क्या है? आंतरिक बल और बाह्य बल, दो चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। आंतरिक बल में क्या होता है कि जो हमारा एस्थोनोस्फीयर का मैग्मा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लूम होता है और कुछ एक्स्ट्रा जो बल होती हैं आंतरिक बल, वो क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ पृथ्वी को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, कहीं फोल्ड माउंटेन बन जाता है तो कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। लेकिन हमारी बाह्य, अब ये हो गया आंतरिक बल। ठीक है, आंतरिक बल की वजह से क्या होता है, पृथ्वी में उच्चावच उत्पन्न होता है, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स या अन्य तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं उबड़ खाबड़। लेकिन हमारा जो बाह्य बल होता है, ठीक है, बाह्य बल जैसे कि पवन द्वारा लगाया गया बल, पवनों की घर्षण की वजह से आप देखेंगे जो पर्वत पठार रहते हैं उनमें घर्षण होता है तो घिस घिस करके वो कम होने लगता है। इसी तरीके से जो जल होती है, जल जब जहाँ जहाँ बहती हैं आप देखेंगे कि उस जगह पे घाटी जैसी आकृति बन जाती है, वी आकार की घाटी बन जाती है। आप देखेंगे हिमनद है तो हिमनद क्या करता है, यू आकार की घाटी बना देता है। तो ये क्या करते हैं जो बाह्य बल है, जैसे जल हो गया, हिमनद हो गई, और इसके अलावा समुद्री जल हो गया, वायु हो गया, पवन हो गया, ये सभी क्या एक बाह्य कारक हैं। ये सभी क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं पृथ्वी पर, बल अपने इस बल की वजह से घर्षण का काम करते हैं, ये घर्षण का काम करते हैं, पृथ्वी पर घर्षण का काम करते हैं। घर्षण क्या करेगा, वो घिसेगा सारी चीज़ों को। तो ये पृथ्वी पे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं इसको घिस घिस करके ये समतल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे आंतरिक बल और बाह्य बल आप लोग जान गए। अब ये जो आंतरिक बल है ये क्या किया, उबड़ खाबड़ कर दिया, लेकिन बाह्य बल क्या करता है, इसको समतल करने की कोशिश करता है। तो यही जो स्थिति है ये कहलाती है समस्थानिक, यानी कि आंतरिक बल क्या करेगा भाई, उबड़ खाबड़ करेगा, बाह्य बल क्या करेगा, उसको समतल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे आप घर में कोई दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा होगा जो गंदगी फैलाने का काम करेगा, कहीं इधर सामान फेंकेगा, कहीं उधर सामान फेंकेगा, दूसरा बच्चा क्या होता है बेचारा, उसको साफ करने की कोशिश करता है ना। इसी तरह इसी को कहते हैं समस्थानिक, यानी कि उसको समान करने की कोशिश करता है जैसे कि पहले था वो, ऐसा। ठीक है, अगला देखो, पूर्वांचल शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? पूर्वांचल शब्द तो ब्रह्मपुत्र घाटी से आगे की जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं इन्हें पूर्वांचल शब्द से संदर्भित किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ये डाफला, मिकिर, अबोर, पटकाई बूम, ये मिकिर पहाड़ी हो गई, नागा पहाड़ी हो गई, मणिपुरी पहाड़ी, इन सभी को जो है एक संयुक्त एक शब्द बोला जाता है पूर्वांचल पहाड़ियाँ, इन सभी पहाड़ियों को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी से आगे की जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ होती हैं उनको पूर्वांचल कहा जाता है। चलो अगला देखो, अब भाभा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो यहाँ पे हम लोग उत्तर भारत में आ जाते हैं, हिमालयन रेंज में। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में अब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं डायरेक्ट ग्लेशियर से निकलती हैं। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं अपने साथ, एक तो इनकी गति देखो, इनकी गति क्या होगी भाई, यहाँ से अगर निकल रही है डायरेक्ट हिमालय से तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, ढलान बहुत तीव्र ढलान है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी गति बहुत ही ज़्यादा होगा। या फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको कोई काम करने के लिए, अब एकदम सो के उठे हो, तरे ताज़ा हो, तो आप क्या करोगे, एकदम काम बहुत तेज़ी से फटाफट काम करोगे, है ना। क्या करोगे, बहुत तेज़ी से फटाफट काम करोगे। या तो आपको ये कह दिया जाए कि आप कहीं जाओ, ए स्थान से बी स्थान पर आपको जाना है और बहुत सारा सामान लेके जाना है, तो भाई आप क्या करोगे भाई, जो भारी भारी चीज़ें होंगी आप नीचे छोड़ते हुए जाओगे, जो हल्की होगी आप उसी हल्की सामान को यहाँ बी तक पहुँचा पाओगे। भारी सामान ज़्यादा देर तक तो ढो नहीं पाओगे, क्या करोगे भाई, बीच रास्ते में ही छोड़ दोगे। तो इसी तरीके से हमारी नदियों का जल जो होती हैं ये क्या करती हैं, इतनी तेज़ी से बह रही हैं तो अपने साथ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े,
छोटे छोटे टुकड़े सब साथ में लेकर के बहती हैं। आप बाढ़ देखो, बाढ़ देखा है आपने, बाढ़ में कितने सारे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बह करके आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से नदियाँ यहाँ पे भी क्या करेंगी कि अपने साथ बहुत सारे पत्थर लेकर के आएंगी, तो जो भारी होगा उसको यहीं आसपास ही छोड़ देंगी, भारी होगा जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे पत्थर के यहीं आसपास छोड़ देंगे। तो ये जो पत्थर होते हैं इस तरह से कुछ जगह बना देती हैं, एक क्षेत्र का निर्माण करती हैं ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े इस तरह से कि यहाँ पर जो है नदियाँ आती हैं तो नीचे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे नदियाँ बह भी रही हैं, क्योंकि भाई ये पत्थर के टुकड़े हैं, एक तरह से अपारगम में हो जाती हैं। यहाँ पे नदियाँ आकर के नीचे की तरफ बहने लगती हैं, तो इसी को भाबर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाना। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे नदियाँ आकर के विलुप्त हो जाती हैं, फिर आगे जा कर के तराई क्षेत्र में ये प्रकट होती हैं। तो भाबर में क्या होगा कि इस क्षेत्र में धाराएं जो है प्रायः भूमिगत हो जाती है। भूमिगत क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं तो पता ही नहीं चलता कि इसके नीचे से नदी बह रही है ना, इतने ज़्यादा व्यापक मात्रा में फैले होते हैं। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत के युवा वलित पर्वतों की विशेषता नहीं है। युवा वलित पर्वत की विशेषता नहीं है, आपको पता होगा जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है एक युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, वलित पर्वत बनता कैसे है, एक बात ध्यान देना, बस एग्जाम्पल, छोटे सा एग्जाम्पल समझना कि मान लो ये जलीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवसाद इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, इधर से भी मान लो बह रही हैं, तो यहाँ पे अवसाद बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। एक समय ऐसा हुआ कि ये जो प्लेट है वो एक दूसरे के करीब आने लगा, इधर से भी इधर से भी, तो बीच में जो दबाव पड़ेगा इसमें जो अवसाद रहेंगी इसमें कुछ इस तरह से वलन पड़ जाएगा, इसी को वलित पर्वत कहते हैं। बस सिंपली समझना है। अब देखो जैसे भारत में बात करें तो टेथिस सागर था, टेथिस सागर में नदियों द्वारा बहुत सारा अवसाद इकट्ठा किया गया, तो ये जो भारतीय प्लेट थी कुछ इस तरह से उत्तर पूर्व की ओर मूव की, और ये इधर यूरेशियन प्लेट था, तो भाई यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है, और बीच में अवसाद हो गया ढेर सारा, बीच में ढेर सारा अवसाद हो गया। अब ये भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मूव करती है यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, ये भी मजबूत दमदार प्लेट, तो बीच में जो अवसाद थे वो क्या हुए भाई, दब गए। अब दबने की वजह से यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, इस तरह से पर्वत बन गया, पर्वत श्रृंखला बन गई, इसी को हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था, तो आप लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय की खासियत क्या है कि ये मेनली ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो ध्यान रखना, भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है ट्रांस हिमालय, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो ये युवा वलित पर्वत कैसे बनता है भाई, अवसादी चट्टानों में मुड़ाव की वजह से, अवसादी चट्टानों में वलन पड़ने की वजह से। कभी क्वेश्चन दे दे आग्नेय चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान, तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मेनली ये अवसादी चट्टानों में वलन पड़ने की वजह से, अवसादी चट्टानों में जब दबाव पड़ता है तो इस वजह से, तो अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने की वजह से इसमें वलन की स्थिति होती है, वलन बनने की वजह से इस तरह से माउंटेन या पर्वत श्रृंखला बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, पूछा ही कौन सा कथन सही नहीं है। अब ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग इसके कथन को। तो हिमनद झीलों और इस क्षेत्र में यानी युवा वलित पर्वतों में हिमनद झीलों और हिम क्षेत्रों की उपस्थिति होती है, बिल्कुल होती है। हिमालय पर्वत ही देख लो, ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग ग्लेशियर्स देखते हैं, हिमनद झील देखते हैं, एक समान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग होते हैं। तो यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग होते हैं, एक समान ऊंचाई होती है। आप देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या सभी की ऊंचाई एक समान है, नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कोई बहुत नीचे है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट पहले दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन बी गलत हो जाता है। और ट्रांस हिमालयी नदियों द्वारा खुदी हुई गहरी घाटियाँ होती हैं, तो बिल्कुल इसमें घाटियाँ भी बड़ी बड़ी घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। उष्णकटिबंधीय और युवा वलित पर्वतों में आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के अल्पाइन घास के मैदानों तक की वनस्पति पाई जाती है। आप देखेंगे जो मैदान हो गए, मैदानों के जो ये गिरिपदीय वाला क्षेत्र होगा, नीचे वाला जो क्षेत्र होगा ढलानों पे, आप देखेंगे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय तरह के वन पाए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आने की वजह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अल्पाइन से टुंड्रा तरह के वन पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्योंकि भाई यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान कम हो रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत कम तापमान देखने को मिलेगा।
बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह किस तरह के वन पाए जाएंगे, टैगा टुंड्रा तरह के वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं था, तो बी सही सुमेलित नहीं है। अगला देख लो, उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है? बहुत सिंपल सा आंसर है भाई, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो है भारत और मध्य एशिया के बीच एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया है। भारत और एशिया, नाथुला दर्रा भाई सिक्किम में, शिपकला दर्रा भी ये शिपकला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगला देखो, श्रीलंका को निम्नलिखित में से क्या भारत से अलग करता है? श्रीलंका को निम्नलिखित में से क्या भारत से अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती हैं? यानी कि बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही डेल्टा बना देती है। तो महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। नर्मदा तो नहीं होगा भाई, नर्मदा नहीं होगा, नर्मदा घाटी में से बहती है और ये एस्चुरी बनाती है। तो कुछ इस तरह से आप लोग एलिमिनेट करने भी सीख जाइए। ठीक है, चलो अगला देखो, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में पहला कथन है, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूल रूप से एक भू समकालिक अवसाद था जो हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान काफी विकसित हुआ। ठीक है, दूसरा कह रहा है इस मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की औसत गहराई 100 से 200 मीटर तक होती है। अब ध्यान से पढ़िएगा, देखो भारत गंगा ब्रह्मपुत्र की मैदान की बात करें तो ये किस तरह के मैदान है भाई? हाँ, जलोढ़ मैदान है। यहाँ पे आप देखेंगे जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। नदियों द्वारा अपने साथ जो भी अवसाद लाते हैं इन्हीं मैदानों में निक्षेपित कर दिया जाता है। तो इन्हीं मैदानों में नदियों द्वारा जब अवसाद निक्षेपित कर दिया जाता है तो निक्षेपित करने की वजह से इस जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। यानी कि नदियों के निक्षेपण की वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत, अब स्टेटमेंट देखो तो जो हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान काफ़ी विकसित हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है मूल रूप से एक भू समकालिक अवसाद था। पहला ये क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है अवसादों से बना हुआ मैदान है। ठीक है, नदियों के अवसादों से बना हुआ मैदान है जो हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान काफ़ी विकसित हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा कह रहा है कि इस मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की जो औसत गहराई है 100 से 200 मीटर है। गलत है। औसत गहराई अगर हम बात करें भारत में जलोढ़ निक्षेपों की मैदान में उत्तर भारत में, तो इस जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 100 से 200 मीटर नहीं बल्कि 1000 से 2000 मीटर है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है 1000 से 2000 मीटर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ? जिंदगढ़ा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखो, हिमालय पर्वतमाला का अभिविन्यास विभिन्न क्षेत्रों में रहता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है? किस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है बच्चे बताओ? तो सिक्किम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्तरी मैदानों के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन है, भाबर क्षेत्र शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है, एक संकीर्ण पेटी है जो नदियों द्वारा गुलाश में जमा करती है। दूसरा है, तराई पेटी मुख्य रूप से एक शुष्क क्षेत्र है जो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। देखो, जब आप हिमालयन क्षेत्र पढ़ोगे, भारत का मैदान पढ़ोगे, तो आप देखेंगे कि इधर हिमालय है। हिमालय की नदियों द्वारा बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं उठा करके हिमालय से ये चुरा करके ये पत्थर कंकड़ ले आते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इतना भारी था, ये हिमालय नदियाँ क्या करी भाई, पहले तो वहाँ से चुरा के ले आए ढेर सारे पत्थर कंकड़। लेकिन भाई इतना भारी था तो इन्होंने सोचा कि भाई इतना भारी है तो हम यहीं इकट्ठा कर देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, इतना ढो के लेके जा ही नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या की, ये नदियाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को क्योंकि ढो नहीं पा रही थी तो यहाँ पे ये छोड़ देती हैं। ठीक है, हिमालय के गिरिपथ, यानी आप देखेंगे सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय पड़ता है। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उसके गिरिपथ वाले क्षेत्र में इस हिमालय
शिवालिक हिमालय के समानांतर ही ये बड़े बड़े पत्थरों को जो गोल मटोल थे, क्योंकि भाई नदियों के साथ ये बह रही थी, एक दूसरे के साथ घिस घिस करके क्या हो गई, गोल मटोल हो गई ये पत्थरें। तो यहाँ पे इस तरह से एक लंबी एक संकीर्ण पट्टी का निर्माण कर दिए गोले गोले पत्थरों का। तो ये एक अलग से इन लोगों ने क्षेत्र बना दिया नदियों ने, जिसको हम लोग कहते हैं भाबर क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग कांप प्रदेश पढ़ते हैं। अब भाई जो हल्की हल्की थी छोटी छोटी, तो यहाँ पे इन लोगों ने छोटी छोटी जो टुकड़े थे चट्टानों के छोटे छोटे, उनको इधर फैलाना शुरू कर दिए। ठीक है, इनको इधर फैलाना, जो इससे थोड़ा कम भारी था, ठीक है, जो इससे थोड़ा कम भारी था इधर फैला दिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कांप प्रदेश, कांप प्रदेश। ठीक है, कांप में ही हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं खादर क्षेत्र, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र, तो खादर क्षेत्र में क्या होता है कि नदियों का जल यहाँ पे, बाढ़ का जल पर्याप्त मात्रा में पहुँचता रहता है, जिससे कि नई नई मृदाएं यहाँ पे आके फैलती रहती हैं। तो इसको खादर कहते हैं। ये उपजाऊ होता है, ये उपजाऊ होता है। और ये बांगर जो होता है ये उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र होता है बांगर वाला क्षेत्र, ये थोड़ा ऊंचा होता है। इस वजह से यहाँ पे जो नदियों का बाढ़ का जल है पहुँच नहीं पाता है, और नहीं पहुँच पाने की वजह से ये काफ़ी अनुर्वर वाला क्षेत्र हो जाता है, यानी कि ये उपजाऊ नहीं होता है। और जो खादर होता है ये उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का जो बाढ़ का जल होता है पर्याप्त मात्रा में पहुँचता रहता है। भाई बाढ़ के जल में इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, उपजाऊ होते हैं। जो नई नई मृदा जो है यहाँ पे, नई नई मृदा यहाँ पे खादर वाले क्षेत्र में आती रहती है, तो जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। अब देखो स्टेटमेंट में पढ़ो, ये हो गया भाबर वाला क्षेत्र जहाँ पे बड़े बड़े गुलाश में पत्थर देखने को मिलेगा। ये काप हो गया जिसमें हम लोग बांगर और खादर पढ़ते हैं। ठीक है, काप में क्या होगा कि छोटे छोटे महीन मृदा देखने को मिलेंगे, एकदम महीन भी नहीं लेकिन तभी महीन रहते हैं इस भाबर क्षेत्र की अपेक्षा। तो उत्तर से दक्षिण में जब हम आएंगे तो सबसे पहले भाबर पड़ता है शिवालिक के दक्षिण में, उसके बाद काप पड़ता है जिसमें हम लोग खादर और बांगर पढ़ते हैं, उसके आगे भी ये भूर क्षेत्र पड़ता है, डेल्टा पड़ता है, तो उसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये है ना। हाँ, तो भाबर जो है शिवालिक हिमालय के समानांतर फैली हुई एक संकीर्ण पेटी है जो नदियाँ गुलास में जमा करती है। तो देखो ना, यहाँ पे गुलास में पत्थर हैं और ये शिवालिक हिमालय के समानांतर फैली हुई हैं। ठीक है, जो रेड वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही स्टेटमेंट है। लेकिन कह रहा है कि तराई पेटी मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्र होती है, भाबर जो भाबर के दक्षिण में। अच्छा चलो ठीक है, तराई की। अब देखो ये तराई क्षेत्र है, इसी को हम लोग तराई क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, कांप के इसी को हम लोग तराई क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो भाबर के दक्षिण में स्थित है ये तराई क्षेत्र, ये कांप वाला क्षेत्र हो गया, इधर तराई क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या हुआ भाई, भाबर के दक्षिण में। अब क्योंकि यहाँ पे नदियों का जल प्रॉपर आ रहा है तो ये शुष्क तो नहीं होगा ना भाई, नदियों का जल यहाँ, नदियों की वजह से ही तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, और नदियों की वजह से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो ये शुष्क कैसे हो सकता है, ये नम होगा ना, आर्द्र होगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ा ये वीडियो लगता है लंबी हो गई, आज मैं इसे यहीं तक पढ़ाऊंगी, लगभग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि देख रही हूँ मैं काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। प्रायद्वीपीय पठार और इसके आसपास की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रायद्वीपीय पठार और इसके आसपास की विशेषताओं के संदर्भ में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बताओ इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा कथन सही है प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में। तो देखेंगे आप लोग, पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई होगी वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक होती है और ये अविरत है, यानी कि ये कंटिन्यूअस है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ होती हैं, आपको इसमें कुछ थोड़े थोड़े ब्रेक देखने को मिलेंगे। रुको मैं ऐसे बना लेती हूँ, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इसमें हमें कुछ ब्रेक देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ इस तरह से इसको काटते हुए आगे जाती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ। लेकिन हम लोग यहीं पे देखेंगे भारत के पश्चिमी घाट पर, तो यहाँ पे जो नदियाँ पर्वतें हैं ये कंटिन्यू उत्तर से दक्षिण की तरफ कन्याकुमारी तक फैली हुई हैं, इसमें आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं या पर्वत श्रृंखला है, इसमें आपको ब्रेक देखने को मिलेगा नदियों की वजह से। और क्योंकि अब आप कहेंगे कि भाई मैम पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ इनमें ब्रेक क्यों नहीं है,
तो आपको पता होगा कि हमारा जो दक्षिण भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र कुछ इस तरह से है ही कि इसकी जो ढलान है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इस वजह से नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, दक्षिण की ओर नहीं बहती हैं। जो कुछ बहती भी हैं तो इधर आप देखेंगे नर्मदा नदी बहती है, या फिर कुछ बहती भी हैं तो यहाँ पे इसका नदियाँ इसका उद्गम क्षेत्र इधर होता है तो उधर साइड बह जाती हैं। लेकिन आप कहो कि इसको काटते हुए नहीं बहती हैं, जो यहाँ से बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इन पहाड़ों को काटते हुए, इन पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है ऐसा पश्चिमी घाट में, तो इसी वजह से। अब अब देखो स्टेटमेंट फिर आंसर करना। देखो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई होती है एक तो पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये जो होती हैं पश्चिमी घाट की जो पर्वतें होती हैं, या पश्चिमी घाट मेनली पूछ रहा है, सॉरी, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक होती है और ये अधिक अविरत है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ नहीं काटती हैं इस क्षेत्र को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है भारतीय मरुस्थल की विशेषता शुष्क जलवायु, कम वर्षा, बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान स्थित है। बरखान क्या होता है कि पवनों द्वारा आप देखेंगे रेगिस्तानी इलाकों में पवनों द्वारा बनाया गया एक ये स्थल रूप है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि लूनी नदी जो भारतीय मरुस्थल के उत्तर भारत से होकर बहती है, एक अल्पकालिक नदी है। अब देखो इस स्टेटमेंट में क्या है, इस स्टेटमेंट पे क्या है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि भारतीय मरुस्थल की विशेषता क्या है भाई, यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले। यहाँ पे आप देखें क्योंकि भाई पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, तो यहाँ पर रेत के टीले देखने को मिलेंगे और वायु से पवन द्वारा एक बरखान बनाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में रेत से बनाया जाता है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, इसी को बरखान कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बरखान भी देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो आंसर आ जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है लूनी नदी। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल के उत्तरी भाग से नहीं बल्कि दक्षिणी भाग से होकर बहती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। लूनी नदी जो है एक मौसमी नदी है, वर्षा की जल पर निर्भर होती है। जब वर्षा होती है तब इस नदी में जल आता है, और आगे चल कर के अगर कम वर्षा होती है तो कम जल आता है, और आगे चल कर के क्योंकि भाई यहाँ उधर साइड धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो इसका जल वाष्पीकृत होकर के धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका जल वाष्पीकृत होकर के ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये नदियाँ आगे जा कर के सूख जाती हैं। पूरा ये बंगाल की अरब की सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो ये आगे ही जा कर के राजस्थान में ही ये लुप्त हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरीय यानी रेडियल अपवाह प्रतिरूप का एक उदाहरण है। रेडियल अपवाह क्या होता है कि कोई ऐसी नदी है जो जिसका ऊंचाई पर उद्गम होता है, और ये क्या करती है, चारों ओर बहने लगती हैं। ये नदियाँ ये अपने दिशा में चारों ओर बहने लगती हैं, इसी को रेडियल नदी कहते हैं। जैसे इसका उद्गम स्थल ये है, अब ये नदियाँ क्या करें, अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ, ऊंचाई पे है भाई, क्योंकि ये ऊंचाई पे है तो ये क्या करेंगे, चारों तरफ बहने लगेंगे। इस तरह से ये जैसे देखने को मिलेगा जैसे तीली होती है ना, अशोक चक्र की तीलियाँ, इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है भाई, सोन नदी है। अब सोन नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है ये आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। चलो अगला देखो, नदियाँ दिया है और उद्गम और विशेषता दी हुई है, झेलम, चिनाब, व्यास और सतलुज। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई, पीर पंजाल में बेरीनाग झरना से होता है। चिनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा के संगम से होता है। चंद्र भागा दो नदियाँ हैं, इसके संगम से चिनाब नदी का निर्माण होता है। ब्यास की बात करें तो ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट, एक व्यास कुंड है वहां से। सतलुज नदी का मानसरोवर के निकट राक्षस ताल या राकस ताल, कहीं कहीं राकस लिखा होता है, कहीं कहीं राक्षस लिखा होता है, तो राकस ताल पढ़ना मेनली, राकस ताल से इसका उद्गम होता है। जिसका क्रम क्या बन गया, 3 4 1 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, उत्तराखंड के निम्नलिखित 5 प्रयागों को उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, इसको उत्तर से दक्षिण क्रम में
व्यवस्थित करना है। अब मैं इसका ट्रिक सोच रही हूँ कि आपको याद कैसे दिलाऊं। विष्णु ने कर्ण को चलो इसको मैं इसका ट्रिक मैं बाद में बता दूंगी। ये मैंने इसका ट्रिक कुछ बनाया था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जब आप इसका उत्तर से दक्षिण क्रम में, ये पंचप्रयाग है, बहुत पूछता है एग्जाम में, हमेशा पूछता है। लास्ट ईयर पीसीएस में पूछा था, इस वाले में नहीं, 2023 वाले में पूछा था शायद, नहीं 2024 वाले में पूछा था पंचप्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग सबसे उत्तर में आता है, फिर विष्णु प्रयाग के दक्षिण में नंद प्रयाग आता है, नंद प्रयाग के दक्षिण में कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग के दक्षिण में रुद्र प्रयाग, और लास्ट में फिर देव प्रयाग। तो इसका क्रम बन जाता है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं और विष्णु प्रयाग बनाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, धौली गंगा और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं, तो विष्णु प्रयाग, इसीलिए इसको यहाँ पे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी आकर मिलती है, और नंद प्रयाग में आप लोग देखेंगे अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। अलकनंदा कॉमन है, आपको पांचों प्रयाग में अलकनंदा कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अलकनंदा को ऑलरेडी रहेगी, बस जो नदियां आकर मिल रही हैं बस उसकी बात करेंगे। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में आके धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग में अलकनंदा में आके नंदाकिनी नदी मिलती है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में आकर के पिंडार नदी मिलती है, पिंडार। ठीक है, पिंडार नदी मिलती है। भाई भंडारा था और काम करते करते थक गई थी अलकनंदा, अलका जो है काम करते करते थक गई थी। काम को कर्ण कह दो भाई, हमें कर्म करते करते थक गए थे। भी इतना भंडारा किया था हमारे घर वालों ने कि हम काम करते करते थक गए थे। ठीक है, अलका बता रही थी कि हम काम करते करते थक गए थे क्योंकि हमारे घर में भंडारा हुआ था। तो भंडारा से पिंडार याद कर लेना, अलकनंदा, अलका से अलकनंदा, और कर्ण काम करने से थक गई थी, तो काम से कर्ण याद कर लेना, कर्म कर्म काम ऐसे याद कर लो। ठीक है, रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे मंदाकिनी, अलकनंदा में आके मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी। भाई अब अलका को जो है अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिली, अलका को गुस्सा आने लगी कि लोग बहुत धीमी गति से, जो हमारी विकास है बहुत ही मंद गति से हो रहा है, भारत का विकास बहुत ही मंद गति से हो रहा है, इसलिए अलका क्रोधित होने लगी। भाई उसको गुस्सा आने लगा, रौद्र रूप धारण कर ली थी अलका ने। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ही किसानों में मंदी की स्थिति आ गई थी, किसान गरीब होते जा रहे थे, आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई। ठीक है, ऐसे याद कर लेना जैसे भी आपको सही लगे। तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिलती है, और देव प्रयाग भाई देव को देखते ही अलका जो है भागने लगी, देव को देखते ही अलका भागने लगी कि भाई देव भगवान प्रकट हुए, ऐसा भागीरथी। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, भागने लगी थी अलका, तो भागीरथ देव को देख के भागने लगी, तो भागीरथी अलकनंदा में आके भागीरथी मिल रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो ये आपको याद कर लेना है अपने हिसाब से, जैसे भी याद करना, बस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे दिया। चलो अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से नहीं है। नमामि गंगे कार्यक्रम में मुख्य स्तंभों में नहीं है बांध निर्माण। अगला देखो, नर्मदा और तापी नदियां निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता से जुड़ी हुई हैं। नर्मदा और तापी ये दोनों जो है नदियां, इस खासियत क्या है, ये गिरिफ्ट घाटी से, ब्रज घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, चलो एल नीनो आ गया। एल नीनो परिघटना और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो परिघटना और भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला कथन है, एल नीनो जो है पेरू के तट के निकट एक गर्म समुद्री धारा के प्रकट होने से जुड़ा है, जो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित करता है और समुद्री जैव विविधता का ह्रास करता है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है, प्रबल एल नीनो परिघटना भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को क्या करता है, विलंबित कर देता है, और मानसून वर्षा के दीर्घकालिक पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकती है। बताने कि कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई क्योंकि ये एल नीनो है, एक गर्म जल धारा है, तो इधर हिंद महासागर की ओर लो प्रेशर बना देता है, अपेक्षा की इधर हाई प्रेशर बन जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगती हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है भारत में, और वर्षा नहीं होगी तो ऑब्वियसली भाई हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया,
समुद्री जैव विविधता का ह्रास भी देखने को मिलेगा और वायुमंडलीय परिसंचरण को यह बाधित भी करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही कि भारतीय मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको प्रभावित करती है, इसके पूर्वानुमान को भी प्रभावित कर सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून को विलंबित कर देती है। तो हमने अभी पहले डिस्कस किया था, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला देखो, चलो अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक जलवायु अवरोध यानी बैरियर का काम करता है। कारण आर, यह मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को रोकता है और मानसूनी पवनों को उपमहाद्वीप के अंदर ही अपनी नमी छोड़ने के लिए बाध्य करता है। अच्छा, 56 क्वेश्चन नंबर है, 56 क्वेश्चन नंबर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखती हूँ कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं इसका आंसर करने में। ठीक है, इससे मुझे आइडिया लगेगा कि किस तरह के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आंसर बताना है और देखते हैं लास्ट तक कौन जुड़ा रहता है। चलो अगला देखो, ITC-Z के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है, बताओ। तो दोस्तों ये ITC-Z क्या है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ये कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ, किस राज्य में? कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। और ये किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है मेरे बच्चे? तो वराही नदी पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अब मैं आज यहीं तक ही टेस्ट पेपर सॉल्व कराती हूँ। मेरा गला भी बहुत दर्द करने लगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और PDF चाहिए तो PDF का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करिएगा। अगर आप हमारे 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि क्लब IAS ऐप पर चलती है, आप क्लब IAS ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से, ठीक है। क्लब IAS ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारे 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में अभी इस समय साइंस टेक पढ़ाया जा रहा है और जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको PYQs भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी आपको। तो इस बैच को ज़रूर परचेस करें। इसकी फ़ी कितनी है? तो इस समय फ़ी वैसे तो इसकी फ़ी लगभग 2000 है, 1999 रुपये है, लगभग 2000। लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, 1500 रुपये आपको ये इसका फ़ी पड़ेगा। पूरे 3 साल की वैलिडिटी भी रहेगी। आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। PYQs टेस्ट सीरीज मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो PYQ है हमारा, उसको हम लोगों ने ऑनलाइन पूरा करा दिया है। तो आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हो किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, वैसे ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी मिलेगी। साथ में पूरा फुल डिस्कशन होगा, आपको जो भी डाउट रहेगा आपके डाउट को क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।